Good morning everyone. This is Vikas here. We are again with a new topic that is blood. तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ब्लड है क्या और ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं। ब्लड से रिलेटेड जो ब्रांच होती है, ब्लड के जो टाइप होते हैं, उनके टाइप्स के फर्दर टाइप्स के बारे में, ब्लड के फंक्शन के बारे में वगैरह वगैरह अपने पास बहुत सारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। तो क्या है कि ब्लड की स्टडी को बोला जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी यानी कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्विंग स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हेमेटोलॉजी उस ब्रांच को बोला जाता है जो ब्लड और ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड से स्टडी करता है। यानी कि जो ब्लड के ट्रीटमेंट होते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, उनसे जो ट्रीटमेंट किया जाता है उनकी स्टडी को बोला जाता है हेमेटोलॉजी। उसके अलावा हेमेटोपोइसिस एक और ब्रांच होती है। हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड सेल होता है उसकी प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जहां पर भी पोइसिस नाम का ट्रीटमेंट नाम आ जाता है उसका मतलब होता है पोइसिस यानी कि फॉर्मेशन। पोइसिस यानी कि फॉर्मेशन हो गया। अब क्या है कि ब्लड की सबसे पहले फॉर्मेशन होती कहां पर है? तो सबसे पहले ब्लड की फॉर्मेशन होती है अपनी बॉडी के अंदर, अपने बर्थ से भी पहले ये पाया जाता है यॉर्क सेल के अंदर। यानी कि अपने बिफोर बर्थ क्या होता है कि बिफोर बर्थ क्या है कि जो अपनी बॉडी के अंदर जो मतलब बर्थ से जन्म से पहले की स्टेज बोली जा रही है, एम्ब्रियो या फिर फीटस बोल सकते हैं आप उसको, कि जो यॉर्क सेल होता है उसके अंदर जब यानी कि 3 वीक का जो पीरियड होता है उस वीक के अंदर क्या होता है, जब 3 वीक का एम्ब्रियो हो जाता है तो उसके अंदर जो यॉर्क सेल होता है वहां पर ब्लड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये चीज माइग्रेट कर जाती है लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर जाता है 3 मंथ के पीरियड में। यानी कि जब एम्ब्रियो 3 मंथ का हो जाता है तो ब्लड की फॉर्मेशन होती है लीवर के अंदर, और उसके बाद अपने बर्थ के बाद ये आ जाती है बोन मेरो के अंदर। और बोन मेरो के बाद इसकी फॉर्मेशन होती है मोस्टली लॉन्ग बोन्स में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जन्म से पहले ब्लड की फॉर्मेशन होने लग जाती है, और जन्म से पहले ब्लड की फॉर्मेशन होती है यॉर्क सेल के अंदर, और यॉर्क सेल ब्लड की फॉर्मेशन के प्रोसेस को, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोल दिया जाता है हेमेटोपोइसिस। और होता कहां पर है? यॉर्क सेल के अंदर। यॉर्क सेल के अंदर होता है 3 वीक का जब एम्ब्रियो होता है तब, और 3 मंथ का जब हो जाता है तब ये हो जाता है लीवर के अंदर, और लीवर के बाद जब अपना बर्थ होता है अपना, तो बर्थ के बाद चला जाता है बोन मेरो के अंदर, और बोन मेरो के बाद जब अपन मैच्योर होने लगते हैं तो मैच्योरिटी स्टेज के साथ ये चला जाता है लॉन्ग बोन्स के अंदर, जो अपनी बॉडी की जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे थाई की बोन होगी, हैंड की बोन होगी, तो उसके अंदर। और उन भी लॉन्ग बोन होती है जो मोस्टली, जैसे मान के चलो ये लॉन्ग इस तरह की ये बोन है, तो उसके यहां पर पाया जाता है मोस्टली आरबीसी, यानी कि जो प्रोक्सिमल एंड होता है। प्रोक्सिमल एंड पे क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्लड की फॉर्मेशन होती है मोस्टली। तो ये था कि ब्लड क्या है, ब्लड की स्टडी क्या है, और ब्लड के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं कि ब्लड की पीएच क्या होती है। तो ब्लड की पीएच होती है 7.4, एंड और क्या है कि ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो ब्लड की कंसंट्रेशन होती है लगभग 5 से 5.6 लीटर। और ब्लड का कलर जो ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस के अंदर ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ब्लड का रेड कलर होने का रीजन है उसके अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन के अंदर क्या हो जाता है? हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन रिच होता है। उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर ब्लड की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपने पढ़ लिया कि सबसे पहले यॉर्क सेल हो गया, फिर लीवर हो गया, फिर बोन मेरो हो गया, फिर लॉन्ग बोन्स हो गया। उसके बाद अगर आप जो अपने मान के चलो कि अपने पास अगर है एक ब्लड का सैंपल, ये ले लिया आपने, इस तरह से एक ब्लड का सैंपल ले लिया, और अब इस ब्लड को आपने कर दिया सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का मतलब ऐसा होता है कि एक बहुत ज्यादा रोटेशन की, बहुत ज्यादा स्पीड के ऊपर आपने उस ब्लड को घुमाया। जैसे आप घर के अंदर लस्सी वगैरह निकालते हैं, घी वगैरह निकालते हैं, तो क्या काम करते हैं? बताने चलाते हैं स्पीड के अंदर। तो उसके अंदर क्या हुआ कि घी अलग हो जाता है, लस्सी अलग हो जाती है। उसी तरीके का ये प्रोसेस है। ये यहाँ पर अपना ब्लड का सैंपल है, और इस ब्लड के सैंपल को अपने सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज किया हाई स्पीड के ऊपर, तो क्या हुआ कि जो ब्लड के अंदर जितने भी कॉम्पोनेंट थे अब वो अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग किस हिसाब से होंगे?
जो भारी चीज है वो आ जाएगी नीचे, और भारी चीज आ जाएगी उसको बोल दिया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट, और या फिर इसको बोल दिया जाता है सेलुलर पार्ट। और जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोल दिया जाता है प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है 90% वाटर। और प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का रेशो क्या था कि फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा तो थे 55% की रेशो में, और फॉर्म्ड एलिमेंट थे 45% की रेशो में। तो टोटल हो गया ये 100। और जबकि प्लाज्मा के अंदर जो ये 55% जो ये क्या था कि मतलब ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा था, 45% क्या था इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट थे यानी सेलुलर पार्ट थे। और इस सेलुलर पार्ट के अंदर आ जाते हैं अपने जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट आ गया। अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि जो ये अपना प्लाज्मा है ये क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब क्या था कि जो अपने पास ब्लड था, ब्लड के अंदर हो गया अपने पास दो चीजें बची हैं कि ब्लड के अंदर आ गया, एक तो आ गया प्लाज्मा, ठीक है, और एक आ गया इसके अंदर सेलुलर एलिमेंट। और इस प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा टोटल 55% था, इस 55% के अंदर होता है 90% वाटर और 6 to 9% होता है प्रोटीन, और बाकी जो परसेंट बच गया 1% का, 1% के अंदर पाया जाता है इसके अंदर वाटर, वेस्टेज, हॉर्मोन्स, अमीनो एसिड, विटामिन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अब जो प्लाज्मा बचा था अपने पास, प्लाज्मा के अंदर आपने बोला कि 90% वाटर हो गया और 6 to 9% हो गया इसके अंदर प्रोटीन। तो इसके अंदर प्रोटीन पाए कौन कौन से टाइप जाते हैं, तो इसके अंदर 3 टाइप के मोस्टली प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है एल्ब्यूमिन्स, दूसरा होता है ग्लोब्युलिन्स, तीसरा होता है क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। यानी कि एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स और क्लोटिंग फैक्टर। जो एल्ब्यूमिन्स होता है, ग्लोब्युलिन्स होता है और क्लोटिंग फैक्टर होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है कि जो एल्ब्यूमिन्स होता है वो करता है वाटर बैलेंस में, वाटर बैलेंस भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर ऑस्मेटिक बैलेंस, ऑस्मेटिक बैलेंस ऑफ बॉडी। यानी कि जो आपने 2 मिनट पहले बोला था कि ब्लड है, ब्लड के अंदर 5 to 5.5 क्या होता है लीटर, क्या होता है वाटर होता है। तो इस वाटर का जो ऑस्मेटिक बैलेंस होता है वो करवाया जाता है इस एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन द्वारा। अब उसके बाद बच गया ग्लोब्युलिन्स, और ग्लोब्युलिन्स का काम होता है कि इसके अंदर पाए जाते हैं गामा ग्लोब्युलिन्स। और गामा ग्लोब्युलिन्स क्या काम करता है, गामा ग्लोब्युलिन्स आगे जाके इम्यूनोग्लोब्युलिन्स की फॉर्मेशन करता है, और इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आगे जाके एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करता है, जो अपनी बॉडी पे एंटीजन अटैक करते हैं। जैसे मान के चलो यहां पर कोई भी माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स के अंदर अपने पास क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी माइक्रोब्स है, इसको आपने बोल दिया एंटीजन। तो ये एंटीजन जब अपनी बॉडी पर अटैक करते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में जो चीजें निकलती है उसको बोल दिया जाता है एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी आगे जाके 5 टाइप की होती है। तो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन को अपन नॉर्मली बोल देते हैं आईजी। तो एंटीबॉडी होती है वो 5 टाइप की होती है। 5 टाइप कौन कौन सा हो गया, इसके अंदर आईजी जी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। इसको याद करने का सिंपल सा फार्मूला है कि आप गांव में रहते हैं तो हो गए गामड़, यानी कि गामड़ GAMED, यानी कि जो एल्ब्यूमिन्स है, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स और क्लोटिंग फैक्टर, ये तीनों एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन्स होता है वो वाटर का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है अपने ब्लड के अंदर, जो अपने ब्लड के अंदर वाटर होता है उसको ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करेगा। ग्लोब्युलिन्स हो गया, उसके अंदर गामा ग्लोब्युलिन्स पाए जाते हैं जो कि इम्यूनोग्लोब्युलिन्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आगे जाके एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। और एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी होती है 5 टाइप की GAMED,
ये एंटीबॉडी कोई भी एंटीजन जब अपनी बॉडी पर अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में उसको किल करने के लिए अपनी बॉडी से प्रोड्यूस होती है। वहीं इसके अलावा जो ये क्लोटिंग फैक्टर बच गया, इस क्लोटिंग फैक्टर का काम होता है कि जो अपने बॉडी में जब कोई अपने पास इंजरी होती है, मान के चलो कोई एंटीजन ने अपने पास अटैक किया, उसके रिस्पांस में अपनी बॉडी से ब्लड रिलीज होने लगा, तो उस ब्लड को रोकने के लिए क्या करता है, प्रिवेंट ब्लीडिंग, और उसके रिस्पांस में क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। अब आपने पढ़ा है ब्लड के बारे में, तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा 55% होता है सेल का, उस 55% का 90% वाटर होता है, 6 to 9% प्रोटीन होता है। 6 to 9% प्रोटीन के अंदर 3 प्रोटीन आते हैं मोस्टली, एक आता है एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबुलिन्स, तीसरा आता है क्लोटिंग फैक्टर। एल्ब्यूमिन होता है जो इसके अंदर 90% वाटर होता है, उसका ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन्स होता है वो गामा ग्लोबुलिन्स की फॉर्मेशन करता है, वो इम्यूनोग्लोबिन सीक्रेट करता है, और इम्यूनोग्लोबिन से आगे एंटीबॉडी रिलीज होती है। और एंटीबॉडी का मतलब हो गया कि वो क्या काम करते हैं, कोई भी एंटीजन अपने बॉडी पर अटैक करता है तो उसको किल करने का काम करता है। ये मोस्टली 5 टाइप की होती है, GAMED, ठीक है। अब आगे क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर हेल्प करता है कि अपनी कोई इंजरी आ जाती है तो इंजरी के रिस्पांस में उसको किल करने के लिए अपने पास क्या करता है, ये क्लोटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं जो उसकी इंजरी को रोक देते हैं और उसके ब्लड को स्टॉप कर देते हैं। अभी आप आगे बढ़ते हैं इसके बाद में सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, कि जो ब्लड के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट है उसको क्या क्या बोला जाता है, तो कौन कौन से टाइप के होते हैं मोस्टली। तो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं अपने पास 3 टाइप के, जिसके अंदर आ जाता है आरबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया और प्लेटलेट्स आ गए। अब आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीसी के बारे में। तो जो सेलुलर एलिमेंट आ गया, सेलुलर एलिमेंट के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं अपने पास यहां पर आरबीसी, फिर आ जाता है यहां पर डब्ल्यूबीसी, तीसरा आ जाता है प्लेटलेट। तो क्या है, आरबीसी का साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है एथ्रो, और एथ्रो हो गया पोइसिस, यानी कि जो आरबीसी का पूरा नाम है वो नाम है रेड ब्लड और सेल्स, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिस पिगमेंट का नाम होता है हेमोग्लोबिन, और इस हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन रिच होता है, रिच इन आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। अब क्या था कि जो अपन ने एथ्रोसाइट बोल दिया या फिर एथ्रोपोइसिस नहीं, एथ्रोसाइट्स, साइट यानी कि सेल और एथ्रो यानी कि रेड सेल, रेड सेल को बोल दिया अपन ने एथ्रोसाइट। तो एथ्रोसाइट के अंदर क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ, ये तो आरबीसी का नाम हो गया एथ्रोसाइट, अब उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल को बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल या फिर एथ्रोसाइट, उसको बोल दिया जाता है एथ्रोपोइसिस। और मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अब क्या था कि एथ्रोसाइट हो गया, एथ्रोसाइट यानी कि रेड, और रेड यानी और साइट्स यानी कि सेल, और इसकी फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोल दिया जाता है एथ्रोपोइसिस। तो इतना पता लगा कि आरबीसी क्या है, आरबीसी का मतलब क्या है, आरबीसी का कलर रेड क्यों है, और ह्यूमन के अंदर ये आरबीसी है, इसके अंदर जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है वो, उसको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आयरन की, फोलिक एसिड की, विटामिन B12 की। अब क्या होता है कि आरबीसी तो है अपने पास, लेकिन आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, तो आरबीसी का टोटल 120 दिन का लाइफ स्पेन होता है, लेकिन 120 दिन के लाइफ स्पेन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये आता है एथ्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन के अंदर। अब एथ्रोब्लास्ट क्या होता है, जहां पर भी एथ्रोब्लास्ट का नाम यूज किया जाता है तो एथ्रोब्लास्ट होता है प्रीकर्सर सेल,
प्रीकर्सर सेल यानी कि यहां से आरबीसी की फॉर्मेशन होगी। अपने को ये तो पता चल गया कि ब्लड के अंदर 3 कंपोनेंट है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, सेलुलर कंपोनेंट है, लेकिन आरबीसी की फॉर्मेशन कहां से हुई अपन। अब जो ये एरिथ्रोसाइट था, एरिथ्रोसाइट आपकी ना की फॉर्मेशन करता है रेटिनोब्लास्ट की। रेटिनोब्लास्ट होता है इमेच्योर आरबीसी, लेकिन ये रेटिनोब्लास्ट इमेच्योर स्टेज से मैच्योर स्टेज में आ जाता है जब इसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलता है। और वो प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिशन इसके लिए कौन कौन सा होता है, वो होता है विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन। यानी कि ये रेटिनोब्लास्ट जो सेल होते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट से इनकी फॉर्मेशन होती है। एरिथ्रोब्लास्ट होता है प्रीकर्सर सेल, प्रीकर्सर सेल से आगे रेटिनोब्लास्ट होता है। रेटिनोब्लास्ट इमेच्योर आरबीसी होती है। ये इमेच्योर आरबीसी में क्या होता है, इस इमेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेल्स भी होती है। इसके पास दोनों चीजें होती है, लेकिन जैसे ही इसको विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन मिलता है तो इससे ये मैच्योर आरबीसी बन जाती है। और मैच्योर आरबीसी के पास क्या होता है कि मैच्योर आरबीसी में आगे जाके न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स का लॉस हो जाता है। यानी कि यहां पर ऑर्गेनेल्स और जो न्यूक्लियस है उसका लॉस हो जाता है। और आरबीसी की टोटल लाइफ टाइम होती है 120 दिन की। और ये आरबीसी यहां पर मैच्योर आरबीसी है 120 दिन की। तो 120 दिन के बाद ये चली जाती है ग्रेवयार्ड में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, यानी कि आरबीसी का जो एक अलग से ग्रेवयार्ड होता है उसको बोला जाता है स्प्लीन। यानी कि स्प्लीन में जाके, जो अपनी बॉडी में स्प्लीन होती है, स्प्लीन में जाके इस आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है। ग्रेवयार्ड यानी कि जिसको आप कब्रिस्तान बोलते हैं, उस हिसाब से इनका भी एक कब्रिस्तान होता है, इसको बोल दिया जाता है स्प्लीन। तो अब क्या है कि ये स्प्लीन एक और फंक्शन भी करता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर अपने पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर अपने को इंजरी हो जाती है, बहुत सारा ब्लड रिलीज होता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए कोगुलेशन प्रॉपर्टी होती है जो क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। वो क्लॉट की फॉर्मेशन भी इसी स्प्लीन के द्वारा की जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। अब उसके बाद जो क्या रहता है कि आरबीसी है, तो आरबीसी का काउंट लो भी हो सकता है अपनी बॉडी के अंदर, और अपनी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट ज्यादा भी हो सकता है। तो आरबीसी के काउंट के बेस के ऊपर अपनी बॉडी में 2 डिजीज होते हैं। यानी कि एक तो हो गया आरबीसी का काउंट लो होने पे, और एक हो गया आरबीसी का काउंट ज्यादा होने पे। यानी कि जो रेड ब्लड सेल है, अगर वो अपनी बॉडी में उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाए या फिर उनकी कंसंट्रेशन अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से जो अपने को दिक्कत आती है, जो अपने को बीमारी होती है, उसके नाम बता देता हूं आपको। यानी कि अगर आरबीसी की कंसंट्रेशन अपने पास कम हो जाती है, तो कम होने पे इसकी फॉर्मेशन होती है एर्थ्रोपीनिया। जहां पर भी पीनिया आता है, तो पीनिया का मतलब होता है वहां पर उसकी कंसंट्रेशन लो है। चाहे वो आरबीसी का केस हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी का केस हो, चाहे वो प्लेटलेट का केस हो, जहां पर भी पीनिया आ गया इसका मतलब वहां पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जहां पर पोली आ गया इसका मतलब क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन वहां पर बहुत ज्यादा है। तो अब आप आरबीसी के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब आप आरबीसी के बाद मूव करते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ। यानी कि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या होता है ऐसा कि डब्ल्यूबीसी आगे जाके 2 टाइप के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाती है। तो एक हो जाती है डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है कि उसके 2 टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। तो
क्या है कि जो व्हाइट ब्लड सेल है, तो व्हाइट ब्लड सेल को अपन ने बोल दिया कि इसके दो टाइप है, ग्रेनुलोसाइट, और इसका मेन फंक्शन होता है कि सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, कि ये अपनी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स बोल सकते हो आप इसको, आर्मी बोल सकते हो, आर्मी ऑफ बॉडी। ये अपनी बॉडी के डिफेंस में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि अपनी बॉडी का जो डिफेंस का फंक्शन होता है उसके अंदर अपनी बॉडी में एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो टर्म बोल दिया कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, यानी कि ग्रेनुलोसाइट होता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे, और एग्रेनुलोसाइट यानी कि ए हो गया एब्सेंट, और एब्सेंट क्या हो गया इसके अंदर एब्सेंट होंगे ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स है वो एब्सेंट होंगे। तो जो ग्रेनुलोसाइट है जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स है, ये ग्रेन्यूल्स आगे जाके तीन टाइप के हो जाते हैं, कि ये ग्रेन्यूल्स न्यूट्रल होंगे, एसिडिक होंगे, या होंगे बेसिक। अगर ये ग्रेन्यूल्स क्या है एसिडिक न्यूट्रल नेचर के हैं तो उसको बोल देते हैं न्यूट्रोफिल। और जो न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है कि इस टाइप का होता है, यानी कि पॉलीमॉर्फो, यानी कि जो न्यूक्लियर होता है वो क्या होता है मल्टी लोब्ड होता है, यानी कि उसके बहुत सारे लोब होते हैं। तो उसकी वजह से इसको बोल दिया जाता है PMNL, और PMNL का पूरा नाम होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड। देखो, P से पॉली, M से मॉर्फो, N से न्यूक्लियर, और क्या होता है ल्यूकोसाइड। कहने का मतलब है पॉली का मतलब हो गया अनेक, मॉर्फो का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजी, और न्यूक्लियर का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और ल्यूकोसाइड का मतलब हो गया WBC। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारे लोब्ड है उसकी पॉली बहुत सारी, मॉर्फो यानी मॉर्फोलॉजी होती है, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है उसकी इसके अंदर WBC के अंदर, तो उसको बोल दिया जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड। दूसरा आ जाता है एसिडिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको बोल दिया जाता है एसिनोफिल, और एसिनोफिल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं एसिडिक ग्रेन्यूल्स। और एसिडिक ग्रेन्यूल्स होने के पीछे का रीजन है उसके अंदर ओसिन पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है ओसिनोग्रेन्यूल्स। और ओसिन पाया जाता है तो इसकी वजह से क्या काम करता है कि जो अपनी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है ना, एलर्जिक रिएक्शन के पीछे का रीजन होता है ये एसिनोफिल्स, या फिर इसको एसिडोफिल्स भी बोल सकते हैं। देखिए क्या है कि ब्लड है, तो ब्लड के अंदर आपने पहले पढ़ लिया प्लाज्मा क्या था, प्लाज्मा के बाद आपने पढ़ लिया आरबीसी क्या था, आरबीसी के बाद चल रहा है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या है कि जो अपने पास ग्रेन्युलोसाइट हो गई, यानी कि जिसके पास ग्रेन्यूल्स होंगे वो, और जिसके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे वो वाला केस। तो जिसके पास ग्रेन्यूल्स होंगे उसके अंदर ग्रेन्यूल्स एसिडिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और बेसिक भी हो सकते हैं। जिसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला को बोल दिया जाता है न्यूट्रोफाइल्स। और न्यूट्रोफाइल्स के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी है बहुत अलग अलग टाइप की होती है, इसके लिए उसको बोल दिया जाता है PMNL, यानी कि P से पॉली, M से मॉर्फो, N से न्यूक्लियर, और L से ल्यूकोसाइड। यानी कि बहुत सारी मॉर्फोलॉजी पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, और किसके न्यूक्लियस के अंदर WBC के अंदर, न्यूट्रोफाइल्स वाले। अब आ गया एसिडिक, जिसके पास एसिडिक ग्रेन्यूल्स होंगे उसको बोल दिया जाता है एसिनोफाइल्स, यानी कि उसके पास एसिडिक ग्रेन्यूल्स है। एसिडिक ग्रेन्यूल्स होने का रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर ओसिन पाया जाता है, और ये मोस्टली हेल्पफुल होता है एलर्जी रिएक्शन के अंदर। जब भी अपने पास कोई एलर्जी होती है तो एलर्जी के केस के अंदर ये एसिडिक ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, रिलीज होते हैं। उसी तरीके से बेसिक, यानी जिसके पास बेसिक ग्रेन्यूल्स होंगे, यानी कि जिसके पास बेसिक ग्रेन्यूल्स है वो हो गए बेसिनोफिल्स। ये मोस्टली तीन केस के अंदर रिलीज होते हैं। इसका नेचर होता है सेक्रेटरी नेचर, और सेक्रेटरी नेचर किस किस का क्या क्या सीक्रेट करते हैं, यानी कि सीक्रेट करने वाले होते हैं। और सीक्रेट किस किस चीजों को करते हैं, एक तो करते हैं इंफ्लेमेटरी चीजों को, और एक करते हैं नॉन इंफ्लेमेटरी चीजों को, और एक करते हैं हिस्टामाइन्स को। तो एक तो कर दिया इसने इंफ्लेमेटरी, एक कर दिया हिस्टामाइन, और एक कर दिया एंटी हिस्टामाइन।
जो इन्फ्लामेटरी होते हैं, इन्फ्लामेटरी का मतलब हो गया कि जो इन्फ्लामेशन के टाइम पर रिलीज होंगे। इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया कि जब अपनी बॉडी में कोई स्वेलिंग आ जाती है उस केस के अंदर, अब अपनी बॉडी में कोई स्वेलिंग आ जाती है, कोई सूजन आ जाती है, कोई रेडनेस बढ़ जाती है, इचिंग हो जाती है, उस केस के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी रिस्पांस का रिलीज होता है। और वो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस रिलीज किस केस में क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बेसिक ग्रेन्यूल्स होते हैं और बेसिक ग्रेन्यूल्स को किल करने के लिए क्या करते हैं कि आपका हिस्टामाइन वगैरह फिर एंटी हिस्टामाइन वगैरह चीजों को यूज किया जाता है। तो इतना पता चल गया बेसिनोफिल्स क्या हो गया, एसिनोफिल्स क्या हो गया, इतनी चीजों के बारे में अपने को पता लग चुका है मोटा मोटा। अब आप करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा और आगे कि डब्ल्यूबीसी की वजह से अपने को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी की वजह से, डब्ल्यूबीसी के कंसंट्रेशन कम होने की वजह से, या फिर नहीं, उससे पहले एक पॉइंट मिस हो गया एग्रेन्युलोसाइट का। तो एग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक पाया जाता है लिम्फोसाइट, एक पाया जाता है मोनोसाइट। अब आप जिक्र करते हैं ग्रेन्युलोसाइट का। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर दो चीजें होती हैं, पहली चीज होगी उसके अंदर लिम्फोसाइट, दूसरी चीज इसके अंदर आ जाती है मोनोसाइट। जो ये मोनोसाइट होती है वो होती है लार्जेस्ट आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी के सबसे लार्जेस्ट टाइप की होती है मोनोसाइट, और उसकी स्मॉलेस्ट टाइप क्या होती है? वो होती है स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी को बोल दिया जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आगे जाके दो चीजों में डिवाइड हो जाती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट हो गया। उसी जगह से मोनोसाइट होते हैं। तो जैसे मोनोसाइट क्या काम करते हैं कि जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले मोनोसाइट का एक सबसे मेन फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस का, यानी कि फेगोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि जब कोई भी एंटीजन उसके अपने बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो मान के चलो कोई एंटीजन है उसने अपने पास अटैक कर दिया, उसके केस में फेगोसाइटोसिस आके उसको किल करने का रिस्पांस करता है, तो उसको बोल दिया जाता है फेगोसाइटोसिस। ये मोस्टली मोनोसाइट के अंदर पाया जाता है। यही मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी के अंदर भी पाया जाता है। उसी का टाइप चल रहा है। तो अब क्या आ गया? फेगोसाइटोसिस आ गया, मोनोसाइटोसिस आ गया। अब इसके बाद आप पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो बोलते हैं कि अपन प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स के बारे में जिक्र करते हैं। अगर WBC की कंसंट्रेशन लेस है तो उसकी वजह से अपने को डिजीज हो जाता है ल्यूकोपीनिया, और उसी की जगह पर अगर WBC की कंसंट्रेशन मोर है तो उसकी वजह से अपने को डिजीज हो जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर इसी आरबीसी की WBC की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि मोर एक्सेस, तो हो जाता है ल्यूकीमिया, और ल्यूकीमिया बोला जाता है ब्लड कैंसर। अब अगर अपने से ये क्वेश्चन पुट कर लिया जाए कि जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, उसके अंदर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है, तो कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर अगर हम बात चले तो आरबीसी की कंसंट्रेशन होती है मिलियंस के अंदर। कितने मिलियन? 7 to 8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। वहीं पर जो WBC होते हैं उसकी कंसंट्रेशन होती है 6 to 7000 मिलीमीटर क्यूब, और जो प्लेटलेट होती है उसकी कंसंट्रेशन होती है 1 से 1.5 लाख मिलीमीटर क्यूब। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन आरबीसी है वो होते हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद होते हैं प्लेटलेट होते हैं, और लास्ट में होते हैं WBC।
ये आता है एक ऑर्डर। ये एक बार नीट के अंदर पूछा भी गया है कि आरबीसी प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी के अंदर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है, तो आरबीसी की सबसे ज्यादा होती है, प्लेटलेट्स की उसके बाद कम होती है, और उसके बाद क्या होता है कि जो ये डब्ल्यूबीसी बच गए उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सबसे कम होती है। अब जो नेक्स्ट बात आती है प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स मोस्टली हेल्पफुल होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर। जो अपनी बॉडी के अंदर अपनी कोई इंजरी हो जाती है उस केस के अंदर अपनी बॉडी में से रिलीज होते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर, और ये मोस्टली हेल्प करते हैं थ्रोम्बिन की। इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉटिंग फैक्टर वाले। तो क्या है कि जो प्लेटलेट्स है वो मोस्टली हेल्प करते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन के अंदर, और इसके लिए बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो क्या काम करते हैं, प्रिवेंट ब्लड इंजरी। तो यही था अब तक का पूरा ब्लड का प्रोसेस, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि ब्लड है, ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी बोला जाता है। ब्लड के पार्ट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा होता है, सेलुलर पार्ट होता है, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, उसके अंदर 6 to 9% प्रोटीन होता है। 6 to 9% प्रोटीन के अंदर 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया और क्लॉटिंग फैक्टर हो गया। एल्ब्यूमिन था जो क्या काम करता था कि अपनी बॉडी के अंदर किसकी हेल्प करता था, चलो एक फ्लो चार्ट बना ही लेते हैं इसके ऊपर पूरा का पूरा। ब्लड था, ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट थे, एक था प्लाज्मा था, प्लाज्मा के अंदर 90% क्या था, वाटर था। प्लाज्मा ने टोटल बनाया 55% ऑफ ब्लड, और जो 6 to 9% जो अपने पास प्रोटीन बच गया, उस प्रोटीन के अंदर था, एक तो था एल्ब्यूमिन, एक था ग्लोबुलिन, और एक था क्लॉटिंग फैक्टर। एल्ब्यूमिन ने किया बैलेंस वाटर लेवल एंड ऑस्मोटिक, और ग्लोबुलिन ने किया गामा ग्लोबुलिन, और गामा ग्लोबुलिन से किया एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, और जो ये क्लॉटिंग फैक्टर था इसने किया प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। अब जो अपने पास बच गया प्लाज्मा के बाद अपने पास आ गया सेलुलर पार्ट। तो सेलुलर पार्ट के अंदर अपने पास आ जाता है सेलुलर पार्ट, इसके अंदर आ जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का कलर होता है रेड होता है, रेड होने का रीजन क्या होता है कि उसके अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और क्या करता है 120 दिन का इसका लाइफ पीरियड होता है, और ये क्या काम करता है, इस शेप में होता है जिसको आप बोलते हैं डिस्क शेप्ड, और 120 दिन के बाद ये चली जाती है ग्रेवयार्ड में, और ग्रेवयार्ड के अंदर इसके चली जाती है स्प्लीन के अंदर, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के अंदर होते हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स आ गया, बेसोफिल आ गया, इसिनोफिल्स आ गया, और एग्रेनुलोसाइट के अंदर आ जाते हैं लिम्फोसाइट और आ जाते हैं मोनोसाइट, और ये प्लेटलेट क्या करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर। यही था आज तक का ब्लड के अंदर जो जितने उसके कंपोनेंट पाए जाते हैं, ब्लड के सारे कंपोनेंट के बारे में ब्रीफ फ्लो चार्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ नहीं आया होगा तो भी बहुत अच्छी बात है, आप एक बार वापस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा मोटा नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो थैंक यू।